और अब बात करेंगे उत्तराखंड की खबरों की। रुद्रप्रयाग में गौरीकुंड के गौरी गांव में बड़ा हादसा हो गया। भूस्खलन की जद में आकर मलबे में 3 बच्चे दब गए हैं। पुलिस एनडीआरएफ ने तीनों को अस्पताल पहुंचाया है। 2 बच्चों को मृत घोषित कर दिया गया और एक का उपचार चल रहा है। देर रात की घटना। नेपाली मूल के ये बच्चे थे और इनमें से एक का इलाज चल रहा है, 2 की मौत हो गई है। नेपाली मूल के तीनों बच्चे गौरीकुंड के गौरी गांव में हादसा हुआ, जिसके बाद 3 बच्चे भूस्खलन की जद में आ गए। लगातार क्योंकि एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ भूस्खलन की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही हैं। भूस्खलन की खबरें गांव-गांव से सामने आ रही हैं और इसकी जद में इस बार 3 बच्चे आ गए। हालांकि एक बच्चे का इलाज चल रहा है, उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है, लेकिन 2 बच्चे इनकी मौत हो गई है। नेपाली मूल के ये तीनों ही बच्चे बताए जा रहे हैं। फिलहाल मौके पर तमाम जो राहत बचाव दल हैं वो मौजूद है। हल्द्वानी में राष्ट्रीय राजमार्ग 534 पर कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटा है। बादल फटने से एक ओर जहां 5वें मील के पास एनएच का पुल ध्वस्त हो चुका है, तो वहीं एनएच पर पड़ने वाला रपटा भी ढह गया है। भारी बारिश के बीच सैकड़ों गाड़ियां कई घंटों से सड़कों के दोनों ओर फंसी हुई हैं। दोनों ओर से सड़क ढह चुकी है और ऐसे में लोगों का कोटद्वार या दुगड्डा तक पहुंच पाना बहुत मुश्किल हो गया है। वहीं सिद्धबली मंदिर से थोड़ा आगे लाल पुल के पास भी भारी भूस्खलन हुआ है, जिससे रास्ता बंद हो चुका है। सैकड़ों की तादाद में यात्री जंगल के बीच सड़क में फंसे हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोटद्वार से दुगड्डा के बीच बादल फटा है। हम 5 बजे से चले हुए हैं सब्जी से और दुगड्डे से निकलते हुए 5 मील का जो रफ्ता है वहाँ पहुँचे तो पानी भाव ज़्यादा तेज़ था, इसलिए गाड़ी को रोक दिया गया है। बाद में पता चला कि पूरा रफ्ता ही साफ हो गया है। हम वहाँ से बैक पीछे आए, दुगड्डे जैसे हम पहुँच जाएँ, खाना खाएँ, विश्राम करें, पता चला वो रास्ता भी साफ हो गया है। हल्द्वानी में मंगलवार को बारिश का जबरदस्त तांडव देखने को मिला है। बारिश का पानी सड़कों पर इस तरह सैलाब बनकर बह रहा, उसे जो मिला उससे बहाता चला गया। नैनीताल रोड पर एक स्कूटी इसी तरह पानी में बहाव के वजह से, तेज बहाव की वजह से कागज की तरह बह गई। जबकि काठ गोदाम में कलसिया नाले के किनारे खड़ी कारें भी पानी के तेज बहाव में आ गए। हल्द्वानी में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है और लगातार बारिश हो रही है। मंगलवार शाम से लेकर बुधवार सुबह तक हल्द्वानी में जबरदस्त बारिश देखने को मिली है, जिससे कई इलाकों में भारी नुकसान भी हुआ है। काठगोदाम इलाके में तो कलसिया नाला इतने उफान पर आ गया कि उसके किनारे रह रहे लोगों को सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट करना पड़ा है। प्रशासन ने आने फाने में 250 लोगों को सरकारी स्कूलों और मस्जिदों में शिफ्ट किया। और अकसिया पूरे उफान पर है और कलसिया में जो नाले के किनारे बसे हुए लोग थे, लगभग 100 से 150 लोगों को पुलिस की सहायता से उनको वहां से निकाला गया है और कुछ को जो है मस्जिद में और कुछ लोगों को काठगोदाम के इंटर कॉलेज में रखा गया है। उनके भोजन आदि का प्रबंध किया गया है, पानी आदि की व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त शहर में जगह जगह हल्द्वानी में मंगलवार रात जबरदस्त बारिश देखने को मिली और शहर के हालात ऐसे हो गए कि सड़क और बरसाती नाले में फर्क करना भी मुश्किल हो गया। हल्द्वानी के ग्रामीण इलाकों में बहने वाले रक्सिया नाले के हालात तो ऐसे रहे कि सड़क और नाले में फर्क करना भी मुश्किल हो गया। रक्सिया नाला इतने उफान पर आ गया कि इसका पानी लोगों के घरों तक भर गया। हल्द्वानी मंगलवार रात हुई जोरदार बारिश ने जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया है और कई घंटे तक चली बारिश के कारण शहर के हालात बद से बदतर हो गए हैं। बारिश का पानी हल्द्वानी की सड़कों पर सैलाब की तरह बहता दिखा है, जिसमें कि गाड़ियां घंटों तक फंसी रही।
कोटद्वार से बड़ी खबर आ रही है। यहाँ का पनियाली गोदरा उफान पर है और ऐसे में जिससे देवी रोड पर बने पुल तक पानी बह रहा है। पूरे रास्ते पर तेज बहाव से पानी आ गया और आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई है। पूरे इलाके में हालात बिगड़े हुए हैं। भारी बारिश के चलते मालन, सुखराव और हो नदी भी भयानक उफान पर है। भारी बारिश के बाद कोटद्वार की मालन नदी एक बार फिर से उफान पर है। वहीं नदी में आए पानी के सैलाब के बीच 22 लोग फंस गए हैं। मौके पर पहुंची एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। सभी लोग मालन नदी में बने वैकल्पिक मार्ग से होकर जा रहे थे और इस बीच पानी ज्यादा आने से वो बीच में ही फंस गए थे। कोटद्वार से खबर, जहां एनएच 534 में फंसे सैकड़ों यात्री पिछले 14 घंटे से भी ज्यादा समय से फंसे हुए हैं। दोनों ओर से सड़क ढहने के चलते बीच में ही यात्री फंसे हैं। अभी कई घंटों तक रास्ता खुलने की कोई उम्मीद नहीं है। भारी बारिश के बीच अपनी गाड़ियों में ही यात्री रुके हुए हैं। उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। टिहरी, देहरादून, पौड़ी, चंपावत, नैनीताल, यूएसनगर और हरिद्वार में भारी से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और बताया गया कि 9 और 10 तारीख को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी जिलों में एडवाइजरी भेजी। तो उत्तराखंड में तेज बारिश का अलर्ट है। 7 जिलों में बारिश का अलर्ट जो है वो जारी किया गया है और मौसम विभाग की तरफ से भारी बारिश का जो अलर्ट जारी किया गया है, इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र ने सभी जिलों में एडवाइजरी भेजी है। कोटद्वार के लैंसडाउन से बड़ी खबर है। गुमखाल में एक हादसा हो गया है। अनियंत्रित होकर खाई में जाकर कार गिर गई और कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई है। गुमखाल बाजार से अपने गांव देवडाली जा रहे थे चारों और इसी बीच हादसे का शिकार हो गए। अनुपम भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, क्या जानकारी मिल रही है इस हादसे को लेकर? देखिए, ये कल का ये मामला है, रात का मामला है। जो चारों जो लोग थे वो गुमखाल बाजार से अपने देवडाली जो उनका गांव है उसकी ओर जा रहे थे, लेकिन लगातार जो बारिश हो रही है जिसके कारण जो रास्ता है वो दिखा नहीं उन्होंने और जिस तरीके से अनियंत्रित होकर जो ऑल्टो कार थी वो 300 मीटर गहरी खाई में जा गिरी है। और उसके बाद जो चारों व्यक्ति इसमें सवार थे उनमें से 2 जो व्यक्ति थे वो 60 साल की उम्र से ऊपर के थे, जबकि एक 40 उम्र और एक 42 उम्र के जो व्यक्ति थे उसमें सवार थे। चारों ही लोग देवडाली गांव के रहने वाले थे और अब वो कार में थे और चारों की मौके पर ही मौत हो गई। मौके पर पुलिस की टीम ने रेस्क्यू किया, लेकिन बॉडी को रेस्क्यू कर लिया गया है और अब परिवार वालों को सौंप दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया अनुपम जानकारी साझा करने के लिए। देहरादून से खबर मिल रही है। यहाँ मसूरी और सुवा खोली रोड पर गाड़ी हादसे का शिकार हुई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई है, जबकि एक शख्स घायल हुआ है। गाड़ी करीब 700 मीटर गहरी खाई में गिर गई है। खबर मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। बागेश्वर उपचुनाव के लिए तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ है। उपचुनाव का नोटिफिकेशन जारी होते ही पूरे जिले में अधिसूचना भी लागू हो गई है। बागेश्वर में 5 सितंबर को वोटिंग होगी और 8 सितंबर को बागेश्वर चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। 10 से 17 अगस्त के बीच नामांकन किए जाएंगे और 21 अगस्त को नाम वापसी हो सकेगी। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास के निधन के बाद बागेश्वर सीट खाली हुई है। बागेश्वर में करीब 1,18,000 वोटर हैं, जिसमें 2022 के चुनाव में चंदन रामदास करीब 12,000 वोटों से जीते थे। 27 अप्रैल को चंदन रामदास का निधन हुआ, तब से ये सीट खाली है। उस क्षेत्र की जनता का रुझान, उस क्षेत्र की जनता का लगाव और जो उनके द्वारा वहां पर विकास के काम शुरू किए गए हैं, बहुत सारी योजनाएं पूरी हो गई हैं, बहुत सारी योजनाएं अभी पूरी होनी है, उन सभी को आगे बढ़ाना है। इसलिए उस क्षेत्र की जनता, मैं समझता हूं कि एक तरफा समर्थन निश्चित रूप से उनकी विचार को आगे बढ़ाने के लिए करेगी।
बागेश्वर विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि जल्द ही उनकी पार्टी प्रत्याशी का ऐलान करेगी और बीजेपी बड़े अंतर से सीट को जीतेगी। महेंद्र भट्ट ने कहा है कि बाकी प्रत्याशी अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बागेश्वर उपचुनाव के लिए तैयार है। हमारी चुनाव प्रबंधन की टोली बागेश्वर एक महापूर्व हमने पहुंचा दी थी। हमारी बूथ की बैठकें, शक्ति केंद्र की बैठकें प्रारंभ हो गई हैं और बहुत जल्द हम प्रत्याशी घोषणा करेंगे। मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूं कि पिछली बार से ज्यादा मतों से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी विजयी होंगे। और सहयोगी भारती सकलानी हमारे साथ जुड़ गई हैं। भारती, जरा बताइएगा, क्योंकि बागेश्वर विधानसभा चुनाव के ऐलान तो हो चुका है, लेकिन यहां पर जिस तरीके से बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का बयान आया है, क्या विपक्षी पार्टियों के लिए बड़ी चुनौती है ये? विपक्षी पार्टी भी यही कह रही है, उनका भी यही कहना है चांदनी कि हम इस सीट को जीतेंगे। यानी कि ये कहा जा सकता है जैसे ही नोटिफिकेशन जारी हुआ उसके बाद से दोनों ही जो मुख्य दल हैं उन्होंने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है, अपने अपने दावे शुरू कर दिए हैं। महेंद्र भट्ट को अभी हमने सुना, उन्होंने कहा कि उनकी तैयारी काफी लंबे समय से चल रही है। यहाँ पर प्रभारी नियुक्त किए गए हैं जो कि दौरे कर रहे हैं, जनता के मन को टटोल रहे हैं। बीजेपी यहाँ पर सिंपैथी कार्ड खेल सकती है इस सीट पर, क्योंकि उनके परिवार के ही किसी सदस्य को यहाँ पर टिकट देने की बातें चल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्हीं के परिवार के सदस्य को यहाँ पर टिकट मिल सकता है। वहीं कांग्रेस की अगर बात की जाए, कांग्रेस यहाँ पर टिकट में बदलाव कर सकती है और उन्होंने भी अपने पर्यवेक्षक वहां पर भेजे हुए हैं। उनकी टीम उन्होंने भी सर्वे वहां पर करवा लिए हैं और ये कहा जा रहा है कि एक हफ्ते के अंदर, जो ये एक हफ्ता आने वाला है, उसमें दोनों ही, चाहे बीजेपी की बात की जाए या फिर कांग्रेस की बात की जाए, अपने अपने दावेदारों के नाम घोषित कर देगी। जी बहुत शुक्रिया भारती जानकारी साझा करने के लिए। सैन्य धाम का बजट करीब करीब डबल हो चुका है। अब सैन्य धाम पर 96 करोड़ रुपए खर्च होंगे। लेकिन सोमवार रात आई तेज बारिश ने कंस्ट्रक्शन क्वालिटी की पोल खोलकर रख दी है। वहीं प्रोजेक्ट मैनेजर बदलने पर भी सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। दावा है कि दिसंबर तक देहरादून में सैनिक धाम बनकर तैयार हो जाएगा। मंगलवार को बैठक लेकर मंत्री गणेश जोशी ने साफ कर दिया कि अब बजट 96 करोड़ का होगा, जो पहले करीब 55 करोड़ का था। अब जरा सोमवार की रात हुई तेज बारिश के बाद सैन्य धाम की तस्वीर देख लीजिए। सुरक्षा दीवार होने के बावजूद यहाँ लगाए पेड़ उखड़ गए, मिट्टी खिसकी तो पुश्ते के नीचे के पत्थर भी खिसक गए। जमीनी विवाद अभी सुलझा भी नहीं कि यहाँ पर जो पेड़ साज सजावट के लिए लगाए गए थे उसमें भी काफी बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जो पेड़ लगाए गए थे वो पूरी तरह से टूट गए हैं, बिखर गए हैं, सूखने शुरू हो गए हैं, लेकिन इनका कोई रखरखाव यहाँ पर नहीं है। अब सवाल है कि जिस सैन्य धाम पर करोड़ों रुपए सैनिक कल्याण विभाग खर्च कर रहा है, क्या वहाँ की दीवार और पुश्ते इतने मजबूत नहीं होनी चाहिए कि कम से कम पेड़ तो बच सकें? सैन्य धाम को बनाने का काम पेयजल निगम कर रहा है, हाल ही में जिसका प्रोजेक्ट मैनेजर बदला गया। अब इस हाल पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का जवाब भी सुनिए और कांग्रेस का सवाल भी। इसको उस एंगल से नहीं लेना चाहिए। और जहां तक आपने बात कही है कि प्रोजेक्ट मैनेजर, मैंने अभी यहीं से सचिव से बात की है पेयजल निगम के, क्योंकि इस प्रोजेक्ट को उस व्यक्ति ने पहले परखा हुआ है, मेहनत की भी है, काम किया, उसको उसकी नॉलेज है। इस प्रोजेक्ट को पूरा होने तक वो व्यक्ति वहां पर रहेगा, उसकी पोस्टिंग हो गई है। लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो व्यक्ति वहां पर पहले देख रहा था, शायद रविंद्र कुमार उसका नाम है, वही उसको देखेंगे। मुख्यमंत्री जी को स्वयं इसका संज्ञान लेना चाहिए और इसमें क्या गलत हुआ है, क्यों प्रोजेक्ट मैनेजर हटाया गया, क्यों उस प्रोजेक्ट मैनेजर को वापस लाने की बात हो रही, इन सब चीजों को मुख्यमंत्री जी को देखना चाहिए और मंत्रियों से हम उम्मीद नहीं कर सकते। पेयजल निगम के मैनेजिंग डायरेक्टर न्यूज 18 के सवाल पर बुधवार को खुद निरीक्षण करने की बात कह रहे हैं। अगर कोई ऐसी बात आती है कि क्वालिटी की, जैसे आपने कहा कुछ क्वालिटी के इश्यूज हैं, तो उसको हम पर्सनली जाके मैं देखूंगा और कोई ऐसा इशू होगा तो उसे ठीक कराया जाएगा। मंत्री जी चाहे जो कहें, विभाग चाहे कितनी भी क्वालिटी काम की दलील दे, लेकिन कैमरे में दिख रही तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि हकीकत क्या है। दीपांकर भट्ट के साथ विशाल गर्ग, न्यूज 18 देहरादून।
बागेश्वर में कई खड़िया खनन क्षेत्रों में हालात बेहद खराब है। बारिश से खनन क्षेत्रों का मलबा कई घरों में घुस गया है और कांडा क्षेत्र के कई लोगों के घरों में मलबा घुस गया है, तो कई घरों में दरारें भी आ गई हैं और कई लोगों ने अपने घरों को भी छोड़ दिया है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। प्रशासन इन घरों की स्थिति को खतरनाक तो मान ही रहा है, लेकिन इसे आपदा मानने से ही इनकार कर रहा है। फिर भी हमारा कोई नहीं सुन रहा है, फिर भी तुम्हें नुकसान ही नहीं है कह रहे हैं, फिर भी इतना नुकसान हो के भी फिर भी तुम्हारा कोई कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारा मकान जैसा है वैसा ही है कह रहे हैं। खड़िया खनन से इस बार काफी ज्यादा नुकसान हो चुका है। जो हमारा घर है, जो पैतृक घर है, जिसमें हम पूरे पापा ने जितनी लागत थी अपनी लगा के, वो घर के पीछे से ही दरारें आ चुकी हैं। माइनिंग क्षेत्र का अगर आप बता रहे हैं तो माइनिंग क्षेत्र में चूंकि वो अगर किसी की व्यक्तिगत लापरवाही से या फिर उनकी अगर कुछ ऐसी जिम्मेदारी रहती तो उसके तहत वो हमारे SDRF के दैवीय आपदा के मानकों के अंतर्गत आच्छादित नहीं हो पाते। हरिद्वार में बाढ़ से हुए नुकसान का सटीक आकलन करने के लिए केंद्र की 10 सदस्यीय टीम ने निरीक्षण किया है। NDMA के डायरेक्टर हर्ष गुप्ता की अगुवाई में आई टीम ने जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ मीटिंग की है और आपदा से हुए नुकसान की जानकारी ली। टीम ने बाढ़ और जल भराव प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। टीम अगले 3 दिनों तक हरिद्वार जिले के कई हिस्सों में जाएगी और फिर एक रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। ये भी बता दें कि जुलाई में हुई तेज बारिश से हरिद्वार जिले के लक्सर और खानपुर क्षेत्र में बाढ़ आ गई थी, जिसमें करोड़ों की संपत्ति और फसलों को भारी नुकसान हुआ था। पहुंचाए हैं और फसल जो डैमेज हुआ है पूरे जनपद में, उसका अभी तक जो असेसमेंट हम लोगों ने किया है उसकी जानकारी हम लोगों ने दी है। लीसा शीलाजीत कीड़ा जड़ी, चीड़, गुलिया और अन्य जड़ी बूटियों के चुगान के लिए अब ग्रामीणों को वन विभाग की मंजूरी नहीं लेनी होगी, बल्कि अब ये अधिकार वन पंचायतों के पास आ जाएंगे। सरकार जल्द ही वन पंचायतों को ऐसे कई अधिकार देने जा रही है। इसी पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तराखंड देश का अकेला ऐसा राज्य है जहां 11,000 से अधिक वन पंचायतें हैं। वन पंचायत यानी ग्रामीणों की अपनी कमेटियां। उत्तराखंड में 4,53,000 वर्ग किलोमीटर फॉरेस्ट एरिया इन्हीं वन पंचायतों के अधीन है। सरकार अब वन पंचायत नियमावली में एक बार फिर संशोधन कर वन पंचायतों को मजबूत बनाने जा रही है। नए संशोधन के बाद वनों पर ग्रामीणों का अधिकार और बढ़ जाएगा। जंगलों से जुड़े छोटे मोटे अपराध पर उन्हें चालान काटने का भी अधिकार होगा। तो लीसा, कीड़ा जड़ी, चीड़गुलिया और अन्य जड़ी बूटियों के लिए भी उन्हें अब वन विभाग से परमिशन नहीं लेनी होगी, बल्कि प्रबंध समिति खुद ही परमिशन जारी करेगी। तो वन पंचायतों सुदृढ़ीकरण को जो उद्देश्य है, वन पंचायत सरपंच और जो प्रबंध समिति है उसको ध्यान में रखते हुए जो हमारा वन पंचायत नियमावली जो 2005 में अधिसूचित हुई थी उसके ऊपर संशोधन की कार्रवाई चल रही है। वन पंचायतें उत्तराखंड में ब्रिटिश काल से हैं। अब तक समय समय पर करीब 14 बार वन पंचायत नियमावली में बदलाव किया गया है। वन पंचायतों में जल्द ही नए सिरे से चुनाव भी होंगे। तत्काल, क्योंकि वन पंचायतों से हमारे यहाँ करीब 25 लाख आदमी जुड़ा हुआ है और ये बहुत समय लगा करके हम लोगों ने किया। तो चुनाव को लेकर के मतभेद था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कैसे चुनाव कराएगा, रेवेन्यू कराए। तो मैंने उनको कहा कि अगर ऐसा कोई समस्या है तो इसको जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव आयोग है उसको सौंप दिया जाए। वन पंचायतों को मजबूत करके राज्य सरकार वनों को भी मजबूत करना चाहती है और ये फैसला उसी कड़ी का हिस्सा है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। देहरादून से खबर, जहां राजधानी में लगातार बढ़ रहे डेंगू के मरीज, मंगलवार को 13 नए मरीज सामने आए हैं। देहरादून में डेंगू के 161 मरीज हो गए हैं। 129 मरीज डेंगू से रिकवर भी हुए हैं लगातार, क्योंकि डेंगू के केसेस सामने आ रहे हैं जिससे परेशानी हो रही है। अस्पताल प्रशासन के लिए चुनौती है क्योंकि मरीजों की संख्या बढ़ रही है और ऐसे में बेड्स को लेकर भी एक सबसे बड़ा विषय है कि प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम किए जा रहे हैं। व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने की कोशिश भी की जा रही है। लगातार एक तरफ बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ जलजमाव की स्थिति बनी है और जलजमाव की वजह से डेंगू के केसेस लगातार सामने आ रहे हैं। और चलिए नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर भी।
अल्मोड़ा में जिला विकास प्राधिकरण को समाप्त करने की मांग को लेकर धरना जारी है। पिछले 6 सालों से संघर्ष समिति धरना दे रही है। उत्तराखंड बीजेपी के कार्यकर्ता 15 अगस्त के दिन चीन और नेपाल से सटे ऐसे गांव में जाएंगे जिन्हें सरकार ने वाइब्रेंट विलेज घोषित किया है। टिहरी में आपदा प्रभावित गांवों की सूची मांगी गई है, जिससे कि प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया जा सके। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य की जेलों में बंद 39 कैदियों को रिहा किया जाएगा। अच्छे आचरण के चलते रिहाई का फैसला लिया गया है। विश्व प्रसिद्ध चौपटिया गार्डन का कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निरीक्षण किया है और सेब की नई प्रजाति की जानकारी भी ली है। देहरादून में एक शख्स को MDDA अधिकारी के नाम पर फोन कर जालसाज ने 80,000 रुपए की ठगी कर ली है। अल्मोड़ा के निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण कुमाऊं कमिश्नर ने किया है, साथ ही काम में तेजी लाने के निर्देश भी दिए हैं। विकासनगर में चेकिंग के दौरान एक महिला को 40 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिसे जेल भेज दिया गया। हल्द्वानी में देर शाम जबरदस्त बारिश हुई है, जिससे कालाढूंगी रोड पर काफी पानी भर गया। देहरादून में मंत्री गणेश जोशी ने सैन्य कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक की है, जिसमें कई समस्याओं का मौके पर ही समाधान किया गया। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखिए सुबह 8 बजे की स्पेशल खबरें।